नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगी में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस पीटी सीरीज में अभी तक हमने 18 सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में राइज ऑफ न्यू स्टेट्स और अराइवल ऑफ फॉरेन पॉलिटिकल पावर में पोर्चुगीज और डच को कवर किया। आज के इस लेक्चर में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कोलोनाइजेशन टॉपिक के संदर्भ में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यह अपने आप में एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाला टॉपिक है कि किस तरह से एक कंपनी जिसका फॉर्मेशन 1600 में होता है, जो भारत में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आती है और महज 150 सालों में इस भूभाग पर अपना रूल एस्टेब्लिश करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश ईआईसी के अराइवल, फिर उसके ट्रेडिंग एक्टिविटी और किस तरह से कंपनी ने अपने आप को एक पॉलिटिकल पावर की तरह भारत में स्टैब्लिश किया, इसे समझेंगे। लेक्चर को पीटी के कॉन्टेक्स्ट में यानी कि प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलें। लेक्चर का पीडीएफ आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लैंड में 16th सेंचुरी के शुरुआत से ही ईस्टर्न ट्रेड में यानी कि पश्चिमी व्यापार में अपना जगह बनाने के लिए काफी प्रयास हो रहे थे। यूरोपियन पावर्स में पोर्चुगल और डच ने ऑलरेडी अपना अधिकार जमा रखा था और ब्रिटेन ने इस ट्रेड में शामिल होने के कई प्रयास किए। 1527 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। यह समय था हेनरी VIII का, जिसे ब्रिटिश इतिहास में हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न ट्रेड का हिस्सा बनने के लिए इनके नेतृत्व में जिस रूट को फाइनलाइज किया गया वह वास्को डिगामा की केप ऑफ गुड होप वाला रूट नहीं था, बल्कि नॉर्दर्न आर्टिक रूट प्रिफर किया गया, जिसे आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो रेड से मार्क किया गया। यह रूट काफी कठिन और चुनौतियों से भरा था और अंततः इस पे लिए गए सभी अटेम्प्ट्स फेल हो। 1590 के आसपास इंग्लैंड में मर्चेंट्स के एक ग्रुप ने रॉयल अथॉरिटी को कॉन्फिडेंस में लेते हुए एक कंपनी का गठन किया और कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस के साथ केप ऑफ गुड होप के समुद्री व्यापार में हिस्सा लेने का। दिसंबर 1600 में इन्हें क्वीन एलिजाबेथ I यानी कि क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर मिलता है, जिसमें इस कंपनी को 15 साल के लिए ईस्टर्न ट्रेड में मोनोपोली और इंग्लैंड से बुलियन यानी कि प्रीशियस मेटल जैसे सिल्वर और गोल्ड ले जाने का अधिकार मिलता है, जिससे वह व्यापार कर सके एक्सचेंज के। फिर 1609 में इस कंपनी को जेम्स I से एक चार्टर प्राप्त होता है, जिससे कंपनी को परपेचुअल निरंतर ईस्टर्न ट्रेड का मोनोपोली मिल जाता है। तो पहले चार्टर से इन्हें सिर्फ 15 साल के लिए मोनोपोली मिला था, लेकिन जेम्स I के चार्टर के बाद इन्हें परपेचुइटी यानी कि जब तक समय है, जब तक शासन है, तब तक के लिए इन्हें अधिकार है कि केवल यह कंपनी ही पश्चिमी व्यापार पूर्वी व्यापार में हिस्सा ले सकती है इंग्लैंड में। इंग्लिश ईआईसी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड में इस कंपनी को काफी चैलेंजेस उठाने पड़े अपने मोनोपोली राइट्स को लेकर। जैसे 1637 में कोटीन एसोसिएशन नाम की एक कंपनी थी, जिसे यह अधिकार मिला चार्ल्स I के द्वारा कि वह वहां ट्रेड कर सकती है जहां ईआईसी का प्रेजेंस नहीं था। तो इस टाइम तक यानी कि 1637 तक जैसे चाइना में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रेजेंस नहीं था, तो इस कोटिंग एसोसिएशन को यह अधिकार था कि वो चाइना में जाके ट्रेड करे। साथ ही साथ जैसे इंडिया में इस टाइम तक गोवा में भी ईआईसी का प्रेजेंस नहीं था, तो वो गोवा में भी जाके व्यापार कर सकती। तो चार्ल्स I के चार्टर ने कोटिन एसोसिएशन नाम की कंपनी को अधिकार दिया था
कि आप वहां ट्रेड कर सकते हैं जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड नहीं करती है, जहां पे उनका प्रेजेंस नहीं है। फिर आगे चलकर स्कॉटलैंड में एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है जो ईआईसी के लिए चैलेंजेस खड़ी करती है, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से यह कंपनी फेल हो जाती है और फाइनली 1708 और 1709 में इंग्लिश ईआईसी यानी कि एक कंबाइंड कंपनी का राइज होता है, जिसे हम यूनाइटेड ईआईसी के नाम से भी कहते हैं या इंग्लिश ईआईसी के नाम से भी जानते हैं, जो इंडिया को एक कॉलोनियल पावर के रूप में राज करती है। इंग्लिश ईआईसी ने अपना सबसे पहला जर्नी 1601 में किया। 1609 में कंपनी का एक दस्ता पहुंचता है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, जिनका नेतृत्व करते हैं कैप्टन हॉकिंस। इस समय कंपनी का डिमांड था कि उसे सूरत में एक फैक्ट्री यानी कि ट्रेडिंग डिपो को स्थापित करने और चलाने का अधिकार दिया। पर इस समय मुगल दरबार में पोर्चुगीज पावर का, पुर्तगालियों का काफी दबदबा और हॉकिंस का ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। 1612 में सूरत में एक झड़प होता है इंग्लिश और पुर्तगालियों के बीच। इंग्लिश को लीड करते हैं कैप्टन थॉमस बेस्ट और उन्होंने पोर्चुगीज को इस बैटल में हरा दिया। इंग्लिश के इस मिलिट्री एक्टिविटी से, उनके इस बैटलफील्ड के एक्टिविटी से जहांगीर इंप्रेस होते हैं, उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स से, उनके ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी से, और इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 में उन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने का परमिशन दे दिया और फैक्ट्री के जो चीफ होते हैं वो बनते हैं थॉमस एल्डवर्थ। ये सभी नाम, डेट्स और प्लेस पीटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें जरूर नोट डाउन करते हुए चलें और मेमोराइज करते हुए चलें, रिवाइज करते हुए चलें। 1615 में थॉमस रो आते हैं जहांगीर के कोर्ट में जेम्स वन के राजदूत बन, ताकि कुछ एक्सक्लूसिव व्यापारिक समझौते किए जा सके इंग्लैंड और मुगल साम्राज्य के बीच। परंतु यह अटेम्प्ट फेल हो जाता है। हालांकि कंपनी को आगरा, अहमदाबाद और बलौच में फैक्ट्री लगाने का परमिशन मिल जाता है। अब इंग्लिश कंपनी अपना रुख करती है कोरोमंडल कोस्ट की तरफ, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। 1632 में कंपनी को सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से एक फरमान मिलता है, जो गोलकोंडा के राजा थे, जिसके तहत कंपनी को कई ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिलते हैं। कंपनी को अधिकार मिलता है कि वह कोरोमंडल कोस्ट पर फैक्ट्रीज लगाए और व्यापार करे। इस तरह से कंपनी ने अपने आप को भारत के व्यापार में मजबूत किया और आगे चलकर मसूलीपट्टनम, जो कि गोलकोंडा का प्रिंसिपल पोर्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था, इंग्लिश कंपनी का मेजर सेंटर बना। विजयनगर अंपायर के डिक्लाइन के बाद साउथ इंडिया में कई छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज यानी कि छोटे छोटे राज्य उभर कर आते, जिनमें से एक था चंद्रगिरी। भले ही इंग्लिश ईआईसी ने अपने आप को मसूलीपट्टनम के व्यापार में स्थापित कर लिया था, पर ये यानी कि इंग्लिश का जो प्रेजेंस मसूलीपट्टनम में था, ये एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट नहीं, यानी कि घिरा हुआ नहीं बल्कि एक खुला हुआ सेटलमेंट था। तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट ना हो पाना और मसूलीपट्टनम में डच का प्रेजेंस ऑलरेडी था और टेक्सटाइल के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी जगह की तलाश थी जो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, और इसका उत्तर मिलता है चंद्रगिरी में। 1639 में फ्रांसिस डे ने, जो कंपनी के ऑफिशियल थे और इंचार्ज थे यहाँ के रूलर श्री रंगा राय थ्री के साथ एक संधि किया। इसके तहत ईआईसी को मिला एक जमीन का हिस्सा कोरोमंडल कोस्ट पर, जिसे कंपनी फोर्टिफाई और एडमिनिस्टर कर सकती थी।
तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन था, क्योंकि अभी तक जितने भी फैक्ट्रीज कंपनी ने ओपन किए वेस्टर्न कोस्ट पर या इवन मसूलीपट्टनम पे भी, कोई भी इन्हें किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव राइट नहीं। लेकिन पहली बार चंद्रगिरी के रूलर से जो इन्हें अधिकार मिला, इसमें फोर्टिफिकेशन का भी अधिकार मिला और एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी अधिकार। और आगे चलकर 1653 में यानी 1653 में यह सेटलमेंट डेवलप करता है मद्रास प्रेसिडेंसी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रिकी फॉर्मेट में, पीटी में, कि मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए जो लैंड का जो अलॉटमेंट किया गया था, वो इंग्लिश ईआईसी को किसके तरफ से मिलता है, किस रूलर की तरफ से मिलता है? क्या वो मुगल बादशाह की तरफ से मिला था, क्या गोलकोंडा के रूलर की तरफ से मिला था, या चंद्रगिरी के रूलर की तरफ से मिला था? तो इस पॉइंट को जरूर याद रखें कि ये चंद्रगिरी के रूलर के द्वारा दिया गया एक लैंड था, जो आगे चलकर मद्रास प्रेसिडेंसी में कन्वर्ट होता है। जिस फोर्ट को बनाया गया था उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, और फिर ये बनता है 1653 में मद्रास प्रेसिडेंसी। 1650 के बाद इंग्लिश ईआईसी ने अपना प्रेजेंस बंगाल के ट्रेड में दिखाया। हुगली, कसीम बाजार, पटना जैसे जगहों पर फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1660 में कंपनी को पश्चिमी तट पर कुछ बढ़त मिली, यानी कि पहले सूरत में तो था, लेकिन अब कंपनी बॉम्बे की तरफ में बढ़ती है। 1662 में यानी कि 1662 में पोर्चुगल क्वीन कैथरीन और इंग्लैंड के राजा चार्ल्स टू का विवाह होता है, और डाउरी के फॉर्म में पोर्चुगल ने आइलैंड ऑफ बॉम्बे, ये 7 आइलैंड का समूह था, और इसमें जो सबसे बड़ा जो समूह था उसका नाम था बॉम्बे का, इसलिए इसे पूरा नाम दिया गया बॉम्बे। तो इस आइलैंड ऑफ बॉम्बे को चार्ल्स टू को डाउरी में दिया जाता है, जिसे आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर करती है सालाना 10 पाउंड के टोकन रेंट पर। एक हर साल उन्हें 10 पाउंड का अमाउंट राजा को देना पड़ता। इस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे में अपना प्रेजेंस इंश्योर किया। आगे चलकर 1687 बॉम्बे कंपनी के वेस्टर्न हेडक्वार्टर के तौर पर उभर कर आता है, जो पहले सूरत हुआ था। तो इस ट्रांजिशन को भी नोट करना जरूरी है। पीटी के कॉन्टेक्स्ट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जो ईयर्स हैं, किंग्स के नाम है, किसके अधिकार में ये पहले था, कब ट्रांसफर किया गया, किस तरह से ट्रांसफर किया गया, इन सभी फैक्ट्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पीटी में चाहे वो यूपीएससी का हो, सीडीएस का एग्जाम हो, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में ये सब चीजें पूछे जाते हैं। 1686 से लेकर 1690 तक बंगाल में इंग्लिश ईआईसी का समय काफी चुनौतीपूर्ण था। 1651 में शाह सूजा, जो उस टाइम पर बंगाल के नवाब थे, उन्होंने कंपनी को एक फरमान दिया और कई सारे ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिले, जैसे उन्हें एक ट्रांजिट ड्यूटी नहीं देना पड़ता था। किसी भी प्रकार के ट्रेड के ऊपर होने वाले ट्रांजिट ड्यूटी के बदले उन्हें एक एनुअल पेमेंट देना पड़ता था सीधा मुगल गवर्नर को बंगाल के। पर लोकल ऑफिशियल्स इसे नहीं मानते। इस पर कई बार कंपनी के ऑफिशियल्स ने शिकायत दर्ज कराया, जिसका कोई ठोस समाधान नहीं निकला। जॉन चाइल्ड, जो उस वक्त कंपनी के डायरेक्टर थे और बॉम्बे में रहते थे, उन्होंने लड़ाई का रास्ता चुना। जब सारे रास्ते खत्म हो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम ओपन कन्फ्रंटेशन में आएंगे मुगल अथॉरिटीज के साथ में। जो सूबेदार जो थे बंगाल में, जो नवाब थे, अब हम उनके साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आएंगे। हम अपने फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करेंगे, हम अपनी आर्मी लेके आएंगे, और अगर कहीं पे भी जरूरत पड़ेगा तो हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। जॉइंट चाइल्ड का ये पॉलिसी। कंपनी ने बिना परमिशन के
दिल्ली का फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। अब युद्ध सीधे मुगल अंपायर के साथ हो गया। उस समय शासक थे औरंगजेब। कंपनी का इतना हैसियत नहीं था कि वह मुगल अंपायर के युद्ध कौशल के आगे टिक सके, और नतीजा ये होता है कि ईआईसी को ईस्टर्न इंडिया कोरोमंडल से भगा दिया जाता है, उनके फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया, और इस युद्ध के जितने भी खर्चे थे, यानी कि वॉर इंडेमनिटी को उठाने के लिए इंग्लिश ईआईसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। पर कंपनी के लिए बंगाल का ट्रेड का हिस्सा बनना बहुत इंपॉर्टेंट था। मुगल अंपायर के सभी सूबों में से सबसे रिचेस्ट प्रोविंस में से या रिचेस्ट प्रोविंस था बंगाल, और इसलिए वहां के ट्रेड से हट जाना किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी के लिए, किसी भी ट्रेडिंग कंपनी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस और रिसोर्सेस के ऊपर एक क्रंच, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब कंपनी ने दूसरा रुख अपनाया, जॉन चाइल्ड को वापस बुला लिया गया, और कंपनी अब धीरे धीरे उस रूट पे आने लगी कि किसी भी तरह से हमें नेगोशिएट करके अपने ट्रेड को फिर से स्टार्ट करना है। 1690 के बाद जॉब चार्नॉक, जो कि कंपनी के एक ऑफिशियल थे, उन्होंने मुगलों के साथ फिर से बातचीत आरंभ कर दिया, और फिर उन्हें मुगल एम्परर औरंगजेब से एक फरमान मिला जिसके तहत कंपनी बिना किसी ड्यूटी या टैक्स के व्यापार कर सकती थी, और इसके बदले कंपनी को 3000 रुपए का सालाना भुगतान करना था मुगल बादशाह के कोष में। याद रखिए कि जो सबसे पहला जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फरमान जो मिला था, वो बंगाल के नवाब से मिला, फिर उसके बाद में मिलता है औरंगजेब से, और ये इंपॉर्टेंट था, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस तरह से कंपनी ने अपने आप को फिर से बंगाल के ट्रेड में स्थापित किया। बंगाल का ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट था, खासकर कॉटन टेक्सटाइल्स और रॉ सिल्क के लिए, जिसका डिमांड यूरोपियन मार्केट में काफी था। तो ये जो कॉटन टेक्सटाइल है और रॉ सिल्क है, इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे 4 ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि बंगाल इस प्रोडक्ट के लिए, ईआईसी के लिए इंपॉर्टेंट था, तो याद रखिए। इसमें जैसे आपको पेपर कह दिया जाएगा, स्पाइसेस कह दिया जाएगा, तो इसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि बंगाल टेक्सटाइल और रॉ सिल्क के लिए फेमस है। 1698 में मुर्शीद कुली खान, उस समय के बंगाल के नवाब, द्वारा ईआईसी को तालुकदारी राइट्स दिया गया। दो प्रकार के राइट्स इस टाइम पे हमें देखने को मिलते थे, एक होता था तालुकदारी राइट और दूसरा होता था जमींदारी राइट। दोनों में डिफरेंस क्या है? जमींदारी राइट अपने आप में हेरिडेटरी होता है, लेकिन तालुकदारी राइट वो हेरिडेटरी नहीं। स्टेट किसी को एम्पावर करती है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है या कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्गमैन है, उसे एम्पावर करती थी कि आपको एक पर्टिकुलर टेरिटरी दिया जाता है, आप जाएंगे, उसका रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, उसका कुछ हिस्सा अपने अपने मेंटेनेंस के लिए रखेंगे, और बाकी स्टेट के ट्रेजरी में आप सबमिट कर देंगे। तो ये एक एज ऑफिशियल के तौर पे, आप स्टेट के ऑफिशियल के तौर पे हुए, जिसमें आपका कोई हेरिडेटरी राइट नहीं है। तो कंपनी को तालुकदारी राइट मिला, याद रखिएगा, जमींदारी राइट नहीं। स्पेक्ट्रम में जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो जमींदारी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, वो वर्ड गलत है, उसे जमींदारी राइट नहीं कहा जाता है, उसे तालुकदारी राइट कहा जाता है। और जमींदारी राइट का मतलब होता है कि कंपनी उस समय तो जो स्टेट जो अथॉरिटी जो होते थे, वो तो या तो मुगल एम्परर होंगे या बंगाल के नवाब, तो वो किसी फॉरेन पावर को हेरिडेटरी राइट नहीं देंगे, वो किसी अपने कम्युनिटी के लोगों को हेरिडेटरी राइट दे सकते हैं, किसी और को। तो 1698 में कंपनी को तालुकदारी राइट मिलता है मुर्शीद कुली खान के द्वारा। 3 विलेजेस दिए गए, सुल्तानुती, गोविंदापुर और कालीकाटा। 1700 में इन्हीं 3 गांव को मिलाकर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, जो आगे चलकर बनता है बंगाल प्रेसिडेंसी का केंद्र, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे चार्ल्स आइल। क्यों फोर्ट विलियम का नाम दिया गया, या मद्रास प्रेसिडेंसी को क्यों सेंट जॉर्ज के नाम से दिया गया, इसका रीजन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया है, उसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे और रिवाइज करते हुए चलेंगे।
औरंगजेब के बाद कंपनी के ड्यूटी फ्री ट्रेड को फिर से मंजूरी मिला एम्परर फारुखशियार के द्वारा 1717 में जॉन सरमैन के लीडरशिप में। इस बार के फरमान में कुछ और विशेषताएं भी थी, जैसे बंगाल के अलावा यह गुजरात और हैदराबाद में भी मान्य था, यानी कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाया गया। कंपनी को दस्तक इशू करने का अधिकार था और साथ ही साथ रॉयल मिंटिंग का अधिकार, यानी कि कंपनी मुगल या मुगलिया सिक्कों की ढलाई कर सकती थी और ये ढलाई होता था बॉम्बे में। फारुखशियार का यही फरमान बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच के तनाव का कारण बना, जो आगे चलकर बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के रूप में उभर कर आया। मुर्शीद कुली खान, उसके बाद के नवाब अलीवर्दी खान और उसके बाद के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के दस्तक के अधिकार को उनके प्राइवेट सर्वेंट्स के द्वारा यूज किए जाने पर सवाल उठाए, उस पर लगाम लगाने का कोशिश भी किया और साथ ही साथ इंग्लिश ईआईसी को रोकने के लिए फ्रेंच का सपोर्ट किया। सिराजुद्दौला का नवाब बनना कई लोगों को नापसंद था, जैसे मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ के घरानों के। कंपनी ने इन सभी लोगों के साथ मिलकर सिराज को नवाब की गद्दी से हटाने का षड्यंत्र रचा। सिराज के मना करने के बावजूद भी कंपनी ने फोर्ट विलियम को और भी अधिक फोर्टिफाई किया, यानी कि उसका किलाबंदी करना और भी ज्यादा स्टार्ट कर दिया। कृष्णा दास, जो सिराज के पोस्ट से, यानी कि उनके ट्रेजरी से चोरी के लिए जिम्मेदार थे, उसे पॉलिटिकल असाइलम दिया और शाही फरमान जो उन्हें फारुखशियार के से मिला था उसका खूब गलत इस्तेमाल किया। अब सिराजुद्दौला ने युद्ध का रास्ता अपनाया और कंपनी को कलकत्ता से खदेड़ डाला। बंगाल एक कीमती सूबा था, ट्रेड के भी, ट्रेड या रेवेन्यू रिसोर्सेस दोनों के लिए और व्यापार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और चार्ल्स वॉटसन के नेतृत्व में रीइंफोर्समेंट का आना और कंपनी और सिराज के दुश्मनों के गठजोड़ ने इस पूरे किस्से को एक अलग दिशा दी। 23 जून 1757 नवाब सिराज और कंपनी के बीच युद्ध हुआ। 2/3 से भी ज्यादा नवाब की सेना युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हिस्सा ही नहीं लिया, और ये सब होता है मीर जाफर और राय दुर्लभ के इशारों। मीर जाफर कमांडर थे और राय दुर्लभ दीवान, यानी कि रेवेन्यू रिसोर्सेस को पूरा संभालते थे अलीवर्दी खान के टाइम से। सिराजुद्दौला हार जाते हैं और नए नवाब के तौर पर मीर जाफर को स्थापित किया जाता है। इस तरह से कंपनी ने बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों पर अपना पॉलिटिकल रूल स्टार्ट किया, इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे नवाब के कोर्ट में ब्रिटिश रेसिडेंट का। कंपनी के बढ़ते डिमांड्स ने मीर जाफर के लिए बंगाल सूबा को चलाना अत्यंत कठिन कर दिया। कंपनी लगातार टेरिटरीज का और मनी का डिमांड हमेशा करती रहती थी, उनके ग्रीडी बिहेवियर के कारण से रिच, ताकि वो अपने आप को सबसे टॉप पे रख सके और बाकी फॉरेन पावर्स को हरा सके। मीर जाफर ने डच के साथ मिलकर इंग्लिश को खदेड़ने का प्लान बनाया, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसके बाद मीर कासिम को नया नवाब बना दिया गया। मीर कासिम मीर जाफर के सन इन लॉ थे। अब मीर कासिम को भी वही झेलना पड़ा जो मीर जाफर के साथ हुआ था, पर मीर कासिम अपने आप में एक उत्तम मिलिट्री लीडरशिप क्वालिटी के साथ में भरकर आए। अलीवर्दी खान के बाद में एक बेटर स्टेट्समैनशिप का क्वालिटी मीर कासिम में ही देखने को मिलता है।
इन्होंने अपने रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने का कोशिश किया। कैपिटल, बंगाल का कैपिटल जो उस समय मुर्शिदाबाद में था, उसे ट्रांसफर करके वो मुंगेर में लेके जाते हैं बिहार में, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। जितने भी प्रो कंपनी के एलिमेंट्स, जितने भी लोग कंपनी के लिए उनके दरबार में काम करते थे, उनको हटाना चालू किया। तो इस तरह से मीर कासिम ने कंपनी के साथ में लोहा लेना स्टार्ट कर दिया। 1763 में 1763 में मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा उद दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया इंग्लिश कंपनी के अगेंस्ट। फाइनली दोनों ग्रुप का टकराव होता है बक्सर में 1764 में। भले ही युद्ध में मीर कासिम का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता है, पर ईस्ट इंडिया कंपनी इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी कि वह साथ कि वह शुजा-उद-दौला और शाह आलम के कंबाइंड आर्मी को डिफीट करता है। रॉबर्ट क्लाइव ने संधि का प्रस्ताव रखा शाह आलम के पास, जो फॉर्मली कल्मिनेट हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। इस ट्रीटी ने कंपनी को बंगाल का दीवानी यानी कि रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट और निजामत यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे मिलिट्री फंक्शन, पुलिस फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जस्टिस का फंक्शन, इन सब का अधिकार दे दिया। और यहीं से शुरुआत होता है ब्रिटिश साम्राज्यवाद प्रक्रिया का भारत में, कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और आगे चलकर क्राउन। तो ये था आज के टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने समझा कि किस तरह से कंपनी सबसे पहले सूरत आती है, सूरत में अपने आप को जमाने के बाद वो बढ़ती है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम से मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी से फिर बंगाल में जाके वो कई सारे अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को खोलती है। फिर वो पहुंचती है वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, बॉम्बे के आइलैंड पे। फिर बॉम्बे के आइलैंड से फिर कंपनी का रुख बदलता है बंगाल की तरफ में, और बंगाल में दो इंपॉर्टेंट बैटल्स होते हैं, प्लासी और बक्सर, जिससे कि कंपनी एक टेरिटोरियल पावर के तौर पर इंडिया में उभर कर आती है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे, डेट कहाँ कहाँ पे कंपनी ने अपने फैक्ट्रीज को लगाए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, कई बार जो टर्म्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दस्तक का क्या मीनिंग था, फरमान का क्या मीनिंग था, औरंगजेब के फरमान में और फारूक शाह के फरमान में क्या डिफरेंस था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे, बैटल्स क्या हुए, बैटल्स के क्या प्रोविजन, जो ट्रीटी हुए उसके क्या क्या राइट्स थे, उसमें क्या क्या प्रिविलेजेस मिले, इन सभी को बार बार किसी न किसी तरीके से हर एग्जाम में लगभग लगभग घुमा के पूछा जाता है। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको इस पीपीटी में मिल जाएंगे, आप सभी नोट डाउन करें, उसे रिवाइज करें और एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईआईसी के साउदर्न इंडिया में राइस को कवर करेंगे, बेसिकली कर्नाटिक वॉर्स और एंग्लो मैसूर वॉर को। पर इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो एमसीक्यू पर होगा, यानी कि इसी टॉपिक के ऊपर, अराइवल ऑफ ईआईसी और राइज ऑफ बंगाल के ऊपर हम कुछ एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे, जो इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। तो इस लेक्चर को आप सभी ध्यान से सुनिए, रिवाइज करें और एमसीक्यू को जरूर रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।